तो ऑसिलेशन पर आता है, उसमें जैसे सिंपल पेंडुलम में एक पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा था, इसको एक बॉडी माने या पार्टिकल, वो फिजिकली ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ से वहां तक बॉडी जा रहा था, ऑसिलेशन था एक आइसोलेशन में, मतलब अकेले। लेकिन पूरा सिस्टम ऑसिलेट करने लगे तब तो क्या होगा, सिस्टम में अगर डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, जब उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे तो क्या होगा, डिस्टरबेंस का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको आगे पीछे कराना या ऊपर नीचे कराना। तो जैसे पानी है, शांत जल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसमें एक आप जो है पत्थर ड्रॉप कर देते हैं कुएं में, तो एक पत्थर ड्रॉप कर देते हैं तो ऐसे सर्किल 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 जैसा लगता है कि आपको, जैसे ये सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस से जहां पे आपने पत्थर गिराया था वहां से दूर इस तरह से सर्कुलर पैटर्न आपको दिखता है, इस तरह से दिखता है। लगातार अगर पत्थर गिराते जाइएगा तो लगातार और दूर भागता चला जाएगा। जब किसी पत्थर को आप पानी में गिरा रहे हैं और लगातार जो है छोटा छोटा कंकर डालते चले जा रहे हैं, और फास्टली भागेगा ये सर्किल। ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे पानी भाग रहा है, लेकिन चेक करने के लिए पानी भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, आप एक कॉर्क, जो बैडमिंटन खेलते हैं आप, वो कॉर्क इस पे डाल दीजिए, लाइट होता है कॉर्क, इस तरह से कॉर्क जो है सेंटर पे डाल दिए, तो आप देखिएगा कि अगर पानी भागता तो ये इसके साथ भाग के चला जाता कॉर्क, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कॉर्क खाली ऊपर नीचे कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है कॉर्क। इसका मतलब वाटर नहीं फ्लो करता है, इसका मास फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर नहीं फ्लो कर रहा है। ये डिस्टरबेंस सर्कुलर जो है वो एनर्जी है, वो फ्लो कर रहा है। और अप डाउन पार्टिकल जो है, ये वाटर का जो सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस था, वो अप डाउन खाली ऑसिलेट करता है कॉर्क ऊपर नीचे, ये ऑसिलेट कर रहा है और डिस्टरबेंस इस तरह से भागे जा रहा है। तो डिस्टरबेंस जो है, सर्कुलर डिस्टरबेंस फैलते चला जा रहा है, तो मतलब मटेरियल मास फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर का कुछ पार्ट यहाँ से वहां नहीं चला गया, ये डिस्टरबेंस गया यहाँ से वहां तक। उसी तरीके से जैसे कि आप, हम लोग बोल रहे हैं अभी हम, तो वोकल कॉर्ड से डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं, और मुंह से निकल के यहाँ पे हवा में आ रहा है, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो हाथ में कंपन महसूस होगा, वाइब्रेशन महसूस होगा, थरथराएगा हाथ का पार्टिकल, यहाँ पे मुंह में सटा के रखिए और बोलते जाइए लगातार फ्लो में, देखिएगा आपको यहाँ पे उंगली में गुदगुदी होना शुरू होगा, मतलब एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है वो। इक्विलिब्रियम में है पूरा पूरा एयर का पार्टिकल, सारे पार्टिकल एक दूसरे से, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स एक दूसरे से इलास्टिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इलास्टिक फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। उसमें आप एक पार्टिकल में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो वो दूसरा से कनेक्टेड है इलास्टिक फोर्स से, तो दूसरे में डिस्टरबेंस पैदा करता है, उससे तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, इस तरह से डिस्टरबेंस प्रोपगेट करता है। तो इलास्टिक फोर्सेस से मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेस सब इलास्टिक नेचर के जो है, उसमें से वेव ट्रेवल करेगा। तो मुंह से जैसे बोले तो एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, अब एयर का पार्टिकल आगे पीछे करना शुरू किया अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, बगल वाले को जाके टकराया, उससे में भी ऑसिलेशन शुरू हो गया, फिर उससे बगल वाले कण में टकराया, उसमें भी ऑसिलेशन शुरू हो गया। तो जब मुंह से बोले हम तो हवा में डिस्टरबेंस पैदा किए, तो ये पार्टिकल, एयर का एक पार्टिकल आगे पीछे करने लगा, इससे बगल में जो पार्टिकल था इलास्टिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, उसमें आगे पीछे करने लगा, और उसके बगल वाला में फिर टकराया तो उससे आगे पीछे करने लगा। ये पार्टिकल यहीं रहा, ये पार्टिकल यहीं रहा, ये पार्टिकल यहीं रहा, खाली आगे पीछे करना है। और डिस्टरबेंस मतलब साउंड वेव जो है ये ट्रेवल करके चला जाता है। तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भाई हवा में हलचल हो गया, मुंह से बोले तो वो नहीं दिखा, पानी में हलचल दिखाई पड़ा था। तो ये जो हलचल हुआ उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है, वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है अपना कान या माइक्रोफोन डिटेक्ट करेगा। मुंह से जो बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन इस डिस्टरबेंस को डिटेक्ट कर लेता है, या अपना कान जो है वो डिटेक्ट कर लेता है इस डिस्टरबेंस को, सुनाई पड़ने लगता है वो ऐसा। किसी का कान खराब तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से साउंड वेव प्रोपगेट कर रहा है। अब विंड जो फ्लो कर रहा है
विंड जो फ्लो कर रहा है और साउंड जो वेव जो ट्रेवल कर रहा है, वो दोनों डिफरेंट थिंग है। साउंड वेव जो ट्रेवल कर रहा है और विंड का फ्लो दोनों अलग-अलग चीज़ है। विंड फ्लो में क्या होता है, हवा का कुछ पार्ट मास एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन साउंड वेव में एयर का पार्टिकल ये जो था, ये यहाँ से इधर नहीं आया, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। वो वहीं पे आगे-पीछे कर रहा है, मोशन कर रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेशन कर रहा है, अपना ही पोज़ीशन के अबाउट। तो मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। विंड फ्लो इज़ डिफरेंट फ्रॉम साउंड मोशन। विंड फ्लो इज़ डिफरेंट फ्रॉम साउंड मोशन, साउंड वेव मोशन। तो वेव मोशन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दो जगह और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। हम लोग अपने वोकल कॉर्ड से जो मैसेज दिए, ट्रांसफर किए, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो एयर में वो क्या करता है, प्रेशराइज करता है एयर को, हाई प्रेशर के चलते ये कंप्रेस होता है, फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में चले एयर में वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के रूप में ट्रैवल करता है। टेलीफोन में आप बात करते हैं तो पहले जो पुराना टेलीफोन होता है उसमें वायर लगा के रखते थे, कॉपर वायर। तो वोकल कॉर्ड से जो मैसेज दिए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसमें लगा रहता है मशीन, जो कि माइक्रोफोन, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है टेलीफोन में। और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वायर के थ्रू दौड़ाते थे और दूसरी जगह जो है आपके शहर में, एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह वो सुनाई पड़ता था, वहां पे फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता था। वहाँ जो चोंगा लगा रहता था, रिसीवर जो एंड था। अब जो है वायर यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो मुंह से वॉइस पैदा किए मोबाइल पे, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुआ, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ देता है एयर में। एयर हो गया मीडियम, वो चैनल कहलाता है और वहां से वो ट्रांसफर होता है एयर में, एयर के थ्रू। और दूसरे जगह जो मोबाइल पकड़े हुए है उसका रिसीवर उस खास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, खास ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होता है, उसके लिए ट्यून्ड किया रहता है। अलग अलग कंपनी का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। उस फ्रीक्वेंसी की आवाज को वो कैच करता है और फिर कन्वर्ट कर देता है साउंड सिग्नल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर कान में जाता है साउंड वेव के रूप में। तो इस तरीके से सारे कम्युनिकेशन में हम लोग जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, वो वेव थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं। ऑल मैसेज एंड ऑल इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसफर्ड थ्रू वेव इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। अब वेव ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और नहीं भी होती है। जैसे लाइट जो है, सन से लाइट आ रही है तो रास्ते में बहुत जगह वैक्यूम है, तो उस वैक्यूम के थ्रू भी लाइट ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई जरूरी नहीं है वेव के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ऐसा कोई, ये दोनों जो हवा और पानी के एग्जांपल दिए थे, ये मीडियम वाला वेव था, इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जिसमें मीडियम की जरूरत होती है वो मैकेनिकल वेव कहलाता है। और दूसरे टाइप का वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का मतलब जैसे रेडियो वेव हुआ, इंफ्रारेड वेव हुआ, माइक्रोवेव हुआ, और जो है फिर विजिबल लाइट भी जो है वेव है, अल्ट्रावायलेट वेव हुआ, एक्सरे हुआ, गामा रे हुआ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक्स एक्स वाई एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो जेड एक्सिस की तरफ जो है ये लाइट वेव प्रोपगेट करे, तो लाइट का वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाए। तो एक्स एक्सिस इसको बोले, वाई एक्सिस इसको बोले, जेड एक्सिस की तरफ लाइट प्रोपगेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहता है। तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऑसिलेशन से भी वेव पैदा हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि ये मटेरियल बॉडी हो वही ऑसिलेट करे, एयर का पार्टिकल करे या पानी का पार्टिकल ऑसिलेट करे, ये कोई जरूरी नहीं है। पानी का पार्टिकल, हवा का पार्टिकल ऑसिलेट करे तो उससे जो वेव प्रोपगेट होता है उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइट वेव प्रोपगेट करता है उसके परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज के ऑसिलेशन से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाता है चार्ज के ऑसिलेट करने से। तो चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
लाइट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो जो है आसमान में बहुत जगह वैक्यूम है, उससे भी ट्रेवल होकर के आ रहा है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है। मीडियम में थोड़ा इसका स्पीड कम हो जाता है। जैसे आपको रोड पे दौड़ने के लिए बोले हैं खुला रोड पे, तो आपका स्पीड मैक्सिमम से दौड़िएगा। अब उसमें कीचड़ भर देंगे तब अपने मैक्सिमम से जो दौड़ने से स्पीड आपका कम ही हो जाएगा। तो लाइट वेव का मीडियम में स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। हवा में वैक्यूम में सबसे ज्यादा तेज चलता है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज नॉन मैकेनिकल इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज नॉन मैकेनिकल। इसमें कौन ऑसिलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करे या कोई फिजिकल क्वांटिटी अपना वैल्यू चेंज करे पोजीशन और टाइम के साथ, तब जो डिस्टरबेंस पैदा होता है वो ट्रेवल करता है। दैट ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज वेव which carries information and energy with it without transport of matter from one place to another place या one point to another point। मटेरियल बॉडी नहीं ट्रांसफर करेगा, एनर्जी और इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा। ट्रांसपोर्ट मैटर का नहीं होता। मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का अमाउंट जो है वो नहीं ट्रेवल करेगा। एनर्जी ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सिग्नल ट्रेवल करता है, इंफॉर्मेशन अपने साथ ले जाता है वो सिग्नल, और एनर्जी ले जाता है। तो वेव समझ में आया होगा आपको क्या है ये। पूरे सिस्टम में अगर हम लोग ऑसिलेशन पैदा कर दें, जैसे तालाब में पानी है और उस पानी में पत्थर मार दिए कंकड़, तो उसमें इस तरह से सरफेस वेव पैदा होता है। इस तरह से सर्कुलर एंड फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में डिस्टरबेंस इस सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस से दूर जाता चला जाता है, और लगातार कंकड़ मारते रहेगा तो और फास्टली जाएगा ये। तो एयर पार्ट, ये वाटर पार्टिकल नहीं जाता। इसमें कॉर्क रख दिया तो कॉर्क खाली ऊपर नीचे करेगा। अगर पानी फ्लो करता, झरना में जैसे पानी फ्लो करता है, उसमें आप डाल दिया कॉर्क तो बहा के ले जाएगा। तो शांत जल में आप पत्थर फेंके थे तो ये डिस्टरबेंस पैदा हुआ, कॉर्क नहीं गया एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, एनर्जी जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है। पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे थे उसके चलते एक कण के बगल में दूसरा कण है, वो इलास्टिक फोर्स से जुड़ा हुआ है, उसमें डिस्टरबेंस पैदा होता है। हर तरफ चारों तरफ था कण इसमें जुड़े हुए, तो हर तरफ जो है कि ये वेव प्रोपगेट किया। ये 2 डायमेंशनल वेव कहलाता है, सरफेस वेव कहलाता है, वेव इन ए वाटर। और हम जो बोल रहे हैं अभी, डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं एयर में, वोकल कॉर्ड से खास तरह का ध्वनि निकाल रहे हैं। चाइना वाला अलग तरह का ध्वनि निकालता है। जापानीज अलग तरह का साउंड डिस्टरबेंस पैदा करता है एयर में। अमेरिकन जो है अलग तरह का डिस्टरबेंस पैदा करता है। भोजपुरी बोलने वाला अलग तरह का डिस्टरबेंस पैदा करता है ना। अंगराज प्रदेश, राजा कर्ण के प्रदेश का जो है भागलपुर का लोग अलग तरीके से डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो सबका डिस्टरबेंस डिफरेंट डिफरेंट है, और एयर में डिस्टरबेंस पैदा करता है तो वो एयर के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, अगल-बगल पार्टिकल से कनेक्टेड रहते हैं इलास्टिक फोर्स से, तो वेव प्रोपगेट करता है, एनर्जी प्रोपगेट करता है एक जगह से दूसरी जगह। मुंह से बोलते हैं तो कान जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है, माइक्रोफोन उसको डिटेक्ट कर लेता है। कान और माइक्रोफोन साउंड वेव को डिटेक्ट कर लेता है। तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो वेव किसको बोलेंगे तब? तो वेव में क्या ट्रांसफर होता है? वेव में एनर्जी साथ में ले जाता है वेव अपने साथ, और क्या, इंफॉर्मेशन ले जाता है अपने साथ। और क्या नहीं ट्रेवल करता है? मैटर नहीं ट्रेवल करता है, मतलब अमाउंट ऑफ एयर और वाटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। विंड फ्लो हो रहा है तो उसमें वो एयर का पार्टिकल गया, कुछ मास गया 1 केजी हवा यहाँ का उधर चला गया, तो वो वेव नहीं है। तो पूरे सिस्टम में अगर ऑसिलेशन पैदा कर देंगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सिस्टम के पार्टिकल इलास्टिक फोर्सेस से, तो उसमें डिस्टरबेंस पैदा होता है। अब आपसे इतने सारे कहानी के बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वेव, तो आप क्या बोलिएगा? वेव इज ए ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल ऑसिलेट करने लगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद अबाउट। अगर पीरियोडिक मोशन करता है तो उसको पीरियोडिक वेव बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं। तो वेव्स का डेफिनेशन हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव। इसमें आपने देखा कि मटेरियल पार्टिकल मतलब सॉलिड लिक्विड गैस वो नहीं ट्रेवल करता एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एक जो है रॉड है, रॉड में आप हथौड़ा से मार दिए यहाँ पे जोर से, इस तरह से हथौड़े से आप मार दिए रॉड में जोर से। अब ऐसे मारिएगा
यहाँ पे एक किनारे में इसके पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगे। अब इसके बगल में पार्टिकल है वो भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगे, इसके बगल में पार्टिकल है वो भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगे, इसके बगल में पार्टिकल है वो भी ऊपर नीचे ऑसिलेट। इस तरह से वेव ट्रेवल कर रहा है। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, वेव ट्रेवल कर रहा है ऐसे। इस तरह से वेव ट्रेवल कर रहा है। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे। इस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, जिसमें जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रहा है एक्स में, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। इसी अब रॉड को अगर हम लोग हथौड़े से ऐसे मार दें, इधर से हथौड़े से मार दें इसी रॉड को, और डिस्टरबेंस ऐसे पैदा कर दें, इधर से मार दें खींच के और हटा लें, इसके पार्टिकल ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करने लगेंगे। तो आगे पीछे ऑसिलेट करने लगे तो वेव के पार्टिकल इधर गए, इधर ही गए, और पार्टिकल जो है ऑसिलेट भी इधर ही कर रहा था। तो ये रॉड का ये पार्टिकल इधर यहाँ पे नहीं पहुंच जाता है, यहाँ नहीं पहुंच गया चलते चलते, ये एनर्जी पहुंच रहा है इधर से उधर, साउंड एनर्जी। तो ये इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा, थोड़ा सा ऐसे मारिएगा तो आगे पीछे ऑसिलेट, ऐसे मारिएगा ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा और वेव चलेगा आगे की तरफ। यहाँ पे कान लगा के रखिएगा तो सुनाई पड़ेगा। एक रॉड के थ्रू साउंड पहुंचे, एक हवा से पहुंचेगा साउंड। तो हवा से पहुंचने वाला साउंड, हवा में वेलोसिटी कम होता है साउंड का और सॉलिड में ज्यादा होता है, तो एक साउंड जल्दी सुनाई पड़ेगा, एक बाद में सुनाई पड़ेगा। तो रॉड के थ्रू एक साउंड सुनाई पड़ा, एक एयर के थ्रू सुनाई पड़ा। तो हम लोगों को ये ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेव होते हैं। तो डिस्टर्बेंस पैदा करने का अलग अलग मोड हुआ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वेव पैदा होगा। तो बेसिकली 3 टाइप का वेव हम लोग बोलते हैं। एक मैकेनिकल वेव, जिसमें साउंड वेव आ जाता है। मैकेनिकल वेव में रस्सी को एक तरफ बांध दिए दीवार में और दूसरी तरफ हाथ से पकड़ के जोर जोर से ऐसे ऊपर नीचे हिलाइएगा तो उसमें भी स्ट्रिंग में वेव पैदा होगा, तो वो भी मैकेनिकल वेव हुआ। अब वायलिन, गिटार, सितार बजाते हैं, उसमें हाथ से आप थोड़ा सा उसके तार को हिला देते हैं उंगलियों से, एक अलग अलग तरीके का हरकत करते हैं, अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो सब मैकेनिकल वेव हुआ, तार के थ्रू साउंड गया। और ऐसा वेव जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव कहलाता है। तो नॉन मैकेनिकल वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, जैसे लाइट वेव नॉन मैकेनिकल वेव है, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और तीसरा होता है मैटर वेव। मैटर वेव मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब भी ऑसिलेट करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वेव को बोलते हैं मैटर वेव। सब एटॉमिक पार्टिकल के चलते जो वेव पैदा होगा, मास के इक्विवेलेंट जो वेवलेंथ होता है वो भी ऑसिलेट करता है, तो उसको बोलते हैं मैटर वेव। तो अब वेव का हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं। तो फाइनली आपसे पूछा वेव क्या हुआ, इतना सब सुनने के बाद। तो पानी में पत्थर मारे थे तो क्या हुआ था, डिस्टरबेंस पैदा हुआ। पानी के पार्टिकल कॉर्क रख के देखे थे, ऊपर नीचे ऑसिलेट होने लगे अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। तो सबसे पहले देखिए डिस्टरबेंस क्या है। डिस्टरबेंस क्या है, जैसे मान लीजिए रस्सी से, एक बार समझाते हैं फिर से, ये स्ट्रिंग है और इसको यहाँ बांध दिए हैं ऐसे, या सिनेमा हॉल में आप जो है टिकट कटाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, बहुत जबरदस्त मूवी आई हुई है, पूरा भीड़ है एकदम कसमकस, स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं आप देखने के लिए, तो पूरा भीड़ है, बहुत लोग खिड़की पे भी पहुंच जाता है, आदमी के शरीर पर से चढ़ के खिड़की पे पहुंच जाता है। इस तरह से टिकट कटाने के लिए लाइन लगा हुआ, काउंटर है, अब एक एक करके सब कटा रहे हैं। अब आपको लास्ट वाले को लगा कि टिकट फुल होने वाला है, अब टिकट नहीं मिलने वाला है, तो गुस्सा आ जाता है, मार देता है धक्का इसको हल्का सा। जैसे ही धक्का मारा, ये हल्का सा झुका तो इसके हाथ से इसको धक्का लगता है, फिर ये सीधा हो जाता है, ये भी सीधा हो गया। अब ये झुका तो ये धक्का इसको लग जाता है, फिर से इसमें गया, फिर इससे इसमें गया, इसका हाथ जो टिकट काट रहा था यहाँ बैठ के चेयर पे, उस पे लगता है चेयर समेत घुलट जाता है, और आप चुपचाप खड़े रह के पैदा किए थे आप डिस्टर्बेंस, आप नहीं गए यहाँ, ये डिस्टर्बेंस यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गया। तो ये पार्टिकल नहीं ट्रेवल किया, ये आदमी नहीं ट्रेवल किया यहाँ से, ये इसका एनर्जी ट्रेवल किया, डिस्टर्बेंस ट्रेवल किया। उसी तरह से ये रस्सी है, अब रस्सी को आप थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के हिला दीजिए, हाथ से पकड़ के, हाथ से पकड़े हुए हैं और इसको ऊपर कर दिए, इसमें एक पल्स पैदा होगा, छोटा सा पल्स, छोटा धीरे से हिलाएगा तो छोटा पल्स, जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाइएगा तो बहुत लार्ज डिस्टर्बेंस पैदा होगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारा आदमी को खड़ा किए हुए हैं, अगर मान लीजिए
बहुत सारे आदमी को इधर खड़ा किए हुए हैं, कोई एक जो 0 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, सबको देखने के लिए भैया पल्स कैसे कैसे कितना कितना हाइट है ओरिजिनल पोजीशन से। ओरिजिनल पोजीशन रस्सी का ये था, ये स्ट्रिंग है, ओरिजिनल पोजीशन स्ट्रिंग का ये है, ओरिजिनल पोजीशन स्ट्रिंग का ये है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब आपने हाथ से इसमें थोड़ा सा पल्स दिया, डिस्टरबेंस पैदा किया, तब ये डिस्टरबेंस इधर की तरफ चल रहा है, तो मतलब कभी जो है यहाँ पे रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है तो यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टरबेंस थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगा, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आदमी आप खड़ा करके रखे हैं, ये इसको देखेगा कि भाई ये डिस्टरबेंस जो यहाँ आ गया, तो ये देखेगा कि मीन पोजीशन से इतना ऊपर है, ये अपने पास देखे मीन पोजीशन से इतना ऊपर है डिस्टरबेंस। और फिर उसी तरीके से ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, तो ये एकदम ठीक सामने में, तो ये देखिए मीन पोजीशन से इतना ऊपर है डिस्टरबेंस, तो थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं आपको, तब दिखाई पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए डिस्टरबेंस पैदा कर दिया, तो ठीक यहाँ पे जो खड़ा है आदमी, ये पोजीशन x इक्वल टू 0 कहलाता है, x को पोजीशन बोलते हैं, ये x इक्वल टू x1 पोजीशन हो, ये देखेगा मीन पोजीशन से इतना ऊपर है पार्टिकल, ये किसी टाइम पे देखेगा t1, दूसरे टाइम में ये पार्टिकल दूसरे जगह हो, ये डिस्टरबेंस दूसरे जगह पहुंच गया, आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे समय में ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच गया, दूसरे समय में डिस्टरबेंस यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये पोजीशन x इक्वल टू x2 कहलाता है, तो ये देखेगा कि इतना दूर डिस्टरबेंस है, इतना हाइट ऊपर है ये रस्सी, तो ये अलग डिस्टरबेंस देखेगा इस पोजीशन पे। x को बोले हम लोग पोजीशन, x को क्या बोले पोजीशन, और जो ऊपर जितना जा रहा है ये y को बोले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस। यहाँ रस्सी के केस में ये डिस्टरबेंस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रिंग के केस में ये डिस्टरबेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और अलग अलग टाइम पे, ये दूसरे टाइम पे दूसरा डिस्प्लेसमेंट था, इतना ही ऊपर था रस्सी का पार्टिकल, यहाँ पे एकदम सबसे ऊपर वाला था, दूसरे पॉइंट पे दूसरा हाइट है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब डिस्टरबेंस जो है, वो अलग अलग पोजीशन पे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से मुंह से साउंड पैदा करते हैं तो डिस्टरबेंस वहां पे प्रेशर हो जाएगा, डिस्टरबेंस तब बन जाएगा साउंड वेव के केस में प्रेशर, रस्सी के केस में डिस्टरबेंस बन गया डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टरबेंस बोलेंगे। तो डिस्टरबेंस एक जनरल टर्म हो गया, अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग चीज कहलाएगा डिस्टरबेंस। अब जैसे हवा में आप साउंड पैदा कर रहे हैं तो एयर पार्टिकल कंप्रेस हुए, फिर रेरिफाइड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रेरिफाइड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रेरिफाइड हुआ। तो ये जो है प्रेशर के चलते मोर कंप्रेशन, कंप्रेस हुआ मतलब ज्यादा प्रेशर है, रेरिफाइड हुआ मतलब लो प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो इस केस में डिस्टरबेंस जो है y जो है प्रेशर का लगा इस केस में, ये डिस्टरबेंस क्या हो जाएगा साउंड वेव के केस में प्रेशर, प्रेशर बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे y हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो रहा हो, मतलब पोजीशन और टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, तो उस जो है फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो डिस्टरबेंस किसको बोले, एक्स पोजीशन हुआ, वाई को डिस्टरबेंस बोले, वाई को क्या बोले डिस्टरबेंस जनरल टर्म, और टी को क्या बोलते हैं टाइम। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन और टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज करे, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम और पोजीशन के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसको अगर ऊपर नीचे हिला दिया तो इस तरह से डिस्टरबेंस जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ से जोरदार हिलाए, ऊपर भी जाएगा और डिस्टरबेंस नीचे भी जाएगा। अब यहाँ पे जो आदमी खड़ा है इतना डिस्टरबेंस ये मेजर करेगा इतना, इधर जो आदमी खड़ा है वो डिस्टरबेंस मेजर करेगा इतना, ये अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा, ये अलग डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखा, ये नीचे की तरफ देखा, रस्सी का पार्टिकल क्या है, तो वाई दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग है।
यहाँ पे जो खड़ा होगा बीच में वो इधर की तरफ देखेगा, यहाँ पे जो खड़ा होगा आदमी वो देखेगा इतना उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और इसका जो है इसी वाई को डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। ये एक्स पे था, ये एक्स डैश पे है, अलग अलग पोजीशन पे। ये टी टाइम पे था, ये टी डैश टाइम पे है मान लीजिए, या ये थोड़े टाइम के बाद दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ये टी टाइम पे ये पूरा, अब थोड़े टाइम के बाद ये आगे बढ़ जाएगा। रस्सी को हिला रहे हैं बार बार यहाँ पे खड़ा हो गया आदमी, तो बार बार अपने हाथों से हिला रहा है, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ते जाएगा तेजी से, तो दूसरे टाइम में दूसरी जगह होगा। तो y का वैल्यू अलग अलग पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। वैल्यू भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी उलट रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो जब रस्सी को हिला रहे हैं तो ओरिजिनल जो ऐसा था, ये ओरिजिनल रस्सी ऐसा था, इसको बोले इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। अब उसको हिला रहे हैं तो ये रस्सी का पार्टिकल ऊपर और नीचे कर रहा है, इस तरह का डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। अब यहाँ पे जो आदमी को आप खड़ा किए हैं देखने के लिए कि भाई यहाँ से मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, तो वो बोला कि सर इतना ऊपर गया वाई डिस्टेंस। यहाँ जो आदमी खड़ा रखे थे वो बोला कि सर नीचे गया इतना वाइडेस्ट डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, अलग अलग पोजीशन पे। एक्स को क्या बोलते हैं? जनरल पोजीशन। और ये जो वाई है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंस। और टाइम तो आप जानते ही हैं, किसी टाइम टी पे यहाँ है, थोड़ी देर के बाद ये जो है रस्सी का पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो अब इस साइड में आदमी खड़ा है यहाँ पे, तो वो देखेगा डिस्टर्बेंस इतना है। इधर खड़ा है आदमी तो वो देखेगा डिस्टर्बेंस इतना है। इधर खड़ा आदमी तो वो देखेगा डिस्टर्बेंस इतना है। ये अलग टाइम पे देखा, अलग पोजीशन पे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम और पोजीशन के साथ y का वैल्यू अलग अलग है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो दैट y इज नोन एज डिस्टर्बेंस। तो दैट y इज नोन एज, अब जो वर्ड आप सुनते हैं डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस को मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे हम लोग? तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पोजीशन और टाइम के साथ चेंज करे, तो उस चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं डिस्टर्बेंस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब डिस्टर्बेंस पहले बताते हैं, फिर वेव्स को बोलेंगे। तो वेव्स के बारे में जब किसी से भी बोला जाता है तो मुंह से एक वर्ड जरूर निकलता है, डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले ये जाना व्हाट इज डिस्टर्बेंस। तो अभी आपको दिखाया रस्सी के केस में साउंड वेव के, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं तो क्या डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं? प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? प्रेशर हो गया। जब मुंह से बोल रहे हैं या प्रेशर बढ़ा घटा रहे हैं, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी डिस्टर्बेंस इज प्रेशर इन द केस ऑफ साउंड। या एयर के पार्टिकल तो आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एयर का पार्टिकल, वो डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं साउंड वेव को। एस वाला, इधर वाला लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, और इस तरह के ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिखते हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर जैसे लिखते थे, वो वाला एस। तो साउंड वेव को डिस्प्लेसमेंट वेव भी बोलते हैं। या प्रेशर बढ़ता घटता है तो प्रेशर वेव भी बोलते हैं। तो साउंड वेव को मैथमेटिकली दो तरीके से डिस करते हैं, मतलब हम लोग डील करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव मान के या प्रेशर वेव मान। तो यहाँ पे ये दोनों डिस्टर्बेंस का जाएगा। इन द केस ऑफ साउंड दिस टू आर नोन एज डिस्टर्बेंस। लाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, तो ये कहलाएगा डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ही डिस्टर्बेंस बोले। वही आगे पीछे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ऐसे और ये बी ऐसे ऐसे, तो लाइट ऐसे जा रहा है। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ भी मान लीजिए, वाई की तरफ भी मान लीजिए, तो जेड की तरफ लाइट जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा डिस्टर्बेंस। उस तरह से रस्सी के केस में वाई कहलाता था डिस्टर्बेंस, जो ऊपर जाता था पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन से जितना ऊपर या नीचे गया, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो स्ट्रिंग के केस में ऐसा होगा, पियानो के केस में ऐसा होगा, गिटार सितार के केस में ऐसा होगा। तो इन सब को जनरल तरीके से हम लोग वाई लिखते हैं। तो वाई क्या है? डिस्टर्बेंस है। ये क्या हो सकता है? प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब डिस्टर्बेंस कहलाता है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो ये डिस्टर्बेंस क्या था? प्रेशर था। प्रेशर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टर्बेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। पी क्या है? प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सब डिस्टर्बेंस कहलाता है, जिसका वैल्यू चेंज करे पोजीशन या टाइम के साथ। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड and direction
of any physical quantity, of any physical quantity changes with position, position को क्या चीज से लिखते हैं, x से, with position and time, then the changing physical quantity, changes कहां से, from equilibrium position, changes from equilibrium position, changes from stable equilibrium position, changes from stable equilibrium position, stable equilibrium position. ये लिख दिया अलग से, चेंजेस ये आपके लिए लिख दिया, with position and time, position and time, then position को जनरली x से लिखते हैं, time को t से लिखते हैं. When the magnitude and direction of any physical quantity changes from a stable equilibrium position with position and time, then the changing physical quantity, is known as disturbance, is known as disturbance, is known as disturbance. तो रस्सी के केस में हमने क्या बताया, ये रस्सी का जो है मीन पोजीशन है, एक रस्सी है, ये मीन पोजीशन है, और ये शुरुआत में हाथ से पकड़ के रखे हुए, अब हिलाई डुलाई नहीं है अभी. अब इसको क्या किया कि थोड़ा सा हिला दिए, थोड़ा सा इसको हिला दिए, ऊपर नीचे कर. तो ये वाला पार्ट जो रस्सी है, अब ऐसे जो है मान लीजिए इसमें डिस्टरबेंस पैदा हो गया, तो इस केस में क्या बोलिएगा, अप डाउन कर दिए, तो ये x इक्वल टू 0 पोजिशन कहलाता है, और ये जो है यहां से ये इसका डिस्प्लेसमेंट y है, यही y को डिस्टरबेंस बोलते हैं. और इस पोजीशन को कितने दूरी पे, x दूरी पे, ये किसी टाइम में पहुंचा होगा, इधर की तरफ डिस्टरबेंस चल रहा है v वेलोसिटी से, ये किसी टाइम t में होगा ऐसा फोटो. तो यही x पोजीशन, यहाँ जो हम पोजीशन लिखे हैं यही x पोजीशन कहलाता है. और टाइम आप देख ही रहे हैं, घड़ी में टाइम पढ़ते हैं. और ये जो मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया वही डिस्टरबेंस कहलाता है, वही फिजिकल क्वांटिटी है, यही डिस्टरबेंस है. यहाँ पे ये नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, दूसरी जगह पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, ये डिस्टरबेंस कहलाता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं. रस्सी के केस में ये डिस्टरबेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, रस्सी के केस में ये डिस्टरबेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. इन द केस ऑफ wave in a string, disturbance is displacement, y. साउंड के केस में वो डिस्टरबेंस कहलाएगा प्रेशर. लिख ली, ये डिस्टरबेंस का डेफिनेशन हुआ कि व्हाट इज डिस्टरबेंस. मैथमेटिकली हम आपको समझाए, मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, तो मैथमेटिकल टर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, इसलिए ये सब टर्म यूज कर रहे हैं. तो ऐसे बोलचाल में आप 9वां 10वां में पढ़ते थे तो वेव के बारे में, तो सिर्फ रामायण और जो है याद कर लेते, रट्टा मारते थे. धीरे धीरे वेव का एक इक्वेशन मैथमेटिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो मुंह से बोलते हैं उसको मैथ में कन्वर्ट करेंगे. तो जरा देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन में वेव का इक्वेशन निकालने वाले हैं. तो सबसे पहले आप डिस्टरबेंस समझ गया, अब आप बोल सकते हैं वेव क्या है. यही डिस्टरबेंस आगे जा रहा है तो इसको ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस बोलेंगे. तो शॉर्टकट में एक लाइन बोलने के लिए तुमको सिखा देते हैं, ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज वेव. अ ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज वेव. डिस्टरबेंस को हिंदी में बोलते थे विक्षोभ. अ ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज वेव. शॉर्टकट में बोले तो 3 वर्ड बोले, ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज वेव. अब वेव का डेफिनेशन हम लोग देते हैं. वेव तो कोई भी पैटर्न या डिस्टरबेंस
जब जो है पोजीशन और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डिस्टरबेंस बोलने का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो गया है, तो वो चेंज हो रहा है बार-बार। तो कोई भी पैटर्न या डिस्टरबेंस मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उसको वेव बोलते हैं। वो अपने साथ एनर्जी और इंफॉर्मेशन लेके चलता है और विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर है, मतलब मास नहीं उसके साथ फ्लो करेगा। एनर्जी और इंफॉर्मेशन अपने साथ लेके चलता है, एनर्जी और इंफॉर्मेशन आपके साथ लेके चलता है। तो पहले ये डिस्टरबेंस लिख लो, इसको मिटाएंगे। लिख करके इसको ओके करो जल्दी से, इसको मिटाने वाले हैं। जल्दी लिखो, ओके करो इसको। एनी डायनामिक पैटर्न और डिस्टरबेंस डायनामिक के बाद आप ट्रेवलिंग लिख लीजिए। ट्रेवलिंग या प्रोपगेटिंग लिख सकते हैं। एनी डायनामिक ट्रेवलिंग पैटर्न और डिस्टरबेंस, पैटर्न वर्ड यूज कीजिए या डिस्टरबेंस यूज कीजिए। ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस इज विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मैटर मतलब मास, फ्रॉम one position to another position, yeah, from one point to another point. Is called wave. Without transport of matter from one point to another is called wave. A wave carries information and energy with it in the form of signal. जैसे टेलीफोन से बात करते हैं तो आपका साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और अगर तार से पहले जाता था तो उसी वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है। बाद में रिसीव करने वक्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से साउंड सिग्नल में, जो कि कान सुन सकता है, समझ सकता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल सिग्नल। अगर हवा से जाता है तो उसको लाइट में कन्वर्ट करके जाता है। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, उसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, थोड़ा स्पीड कम हो जाए, और बिना मीडियम के भी ट्रेवल करेगा। Wave carries information and energy with it in the form of signal. अब देखिए वेव फॉर्म को हम लोग देखते हैं, बहुत तरह के वेव्स होते हैं। तो जैसे कि भाई मैकेनिकल वेव, वेव का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं सबसे पहले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव बोलिएगा। मैकेनिकल वेव, मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम आप बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव। और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इसमें क्या बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारा जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे हो गया रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट,
एक्सरे, गामा रे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। अब मैकेनिकल वेव में बोलते हैं रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल या टू प्रोपगेट बोलते हैं। इसके लिए मीडियम चाहिए। एग्जाम्पल में इसका आपका साउंड वेव इन ए स्ट्रिंग, जैसे वायलिन में, गिटार में, सितार में, ये सब में जो है स्ट्रिंग लगा होता है। गिटार, सितार, वायलिन सब में स्ट्रिंग लगा रहता है। गिटार, सितार सब में स्ट्रिंग लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसमें लिखेंगे इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इट डज नॉट, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। इसके लिए मीडियम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन लाइट वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव, तो इसके लिए ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। और दूसरा जो है आपका यही नॉन मैकेनिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टरबेंस आप कैसे पैदा कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप जो है वेव को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस अगर आप जो है ऐसा पैदा किए कि पार्टिकल जो है अप एंड डाउन ऑसिलेट करने लगा और वेव ट्रेवल करने लगा इधर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिधर ऑसिलेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, ये वेव वेलोसिटी कहलाता है। भी वेव वेलोसिटी बोलते हैं, ऑसिलेशन अप एंड डाउन है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी ट्रांसवर्स वेव, परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव इसको बोलते हैं। एग्जांपल में लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो होता है, इट शोज पोलराइजेशन। तो जो भी ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइजेशन शो करता है। ये 12th क्लास में पढ़िए क्या होता है पोलराइजेशन। तो ट्रांसवर्स वेव हुआ, या वेव इन ए स्ट्रिंग, भी ट्रांसवर्स वेव है। डोरी में तरंग, वेव इन ए स्ट्रिंग, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा वेव हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करेंगे जिधर वेव ट्रेवल करेगा उसी की तरह। जैसे स्प्रिंग को एक बार दबा के छोड़ दीजिए तो कंप्रेस और फैल जाता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से हवा में भी होता है। तो मान लीजिए ये सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस है, यहाँ से ये बगल वाले पार्टिकल को ऑसिलेट टकराएगा तो वो भी ऑसिलेट करने लगेगा, तो सबको नहीं दिखा रहा, एक जगह दिखा दिया। इस तरह से ऑसिलेशन हुआ और ऐसे वेव प्रोपेगेट करने लगे। तो जिधर डायरेक्शन ऑफ वेव का वेलोसिटी है उधर ही ऑसिलेशन हो रहा है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल साउंड वेव है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और दूसरा हम आपको बताए थे कि सॉलिड में जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होगा कि नहीं होगा। अगर आप ऐसे हथौड़ा इस तरह से मारिएगा, ये हथौड़ा है और इधर से मार देते हैं तो इसके पार्टिकल भी इधर उधर ऑसिलेट करना शुरू हो जाए और ऐसे साउंड इसके थ्रू, सॉलिड के थ्रू ऐसे ट्रेवल करेगा, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। तो अगर डिस्टरबेंस इधर से आप हथौड़ा से मारे टन से तो ऐसे साउंड वेव प्रोपेगेट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलिए, और नोट करके जल्दी से बताइए तो फिर और बताएंगे। जितना वेव के बारे में बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, इसको धीरे धीरे हम मैथमेटिक्स में डालेंगे। अब एनर्जी प्रोपगेशन के बेसिस पे भी हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी प्रोपगेशन।
तो इसमें हम लोग जो है एनर्जी प्रोपगेशन के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव, इसका दूसरा नाम होता है ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेस करने वाला मतलब जो ट्रेवल करे, ट्रेवलिंग वेव, एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार ट्रेवल करते हैं कंटिन्यूअसली, ये कहलाता है प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव। और इसमें एनर्जी प्रोपगेट करता है वेव के साथ, डिस्टरबेंस के साथ। और दूसरा होता है इसमें स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जैसे गिटार में या सितार सब में दो जगह फिक्स रहता है रस्सी। अब इसमें हाथ से डिस्टरबेंस पैदा करते हैं तो रस्सी के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं इस तरह। तो इसमें एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा है ऑसिलेशन, इधर कम हो गया, इधर कम हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है। तो ये वाला पोजीशन नोड कहलाता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, एम्पलीट्यूड 0 है। और यहाँ पे भी अब ये भी नोड कहलाएगा। यहाँ भी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 0 है, एम्पलीट्यूड 0 है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ये ऊपर ये नीचे, तो ये 2a हो गया एम्पलीट्यूड यहाँ पे। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन को इसको एंटी नोड बोलते हैं, एन, एंटी नोड। ये स्टैंडिंग वेव कहलाता है, इसी एक फिक्स पॉइंट से दोनों नोड के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो दोनों रस्सी जो फिक्स्ड है उसी के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ये स्टैंडिंग वेव। एनर्जी थ्रू आउट द मीडियम प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, इसी के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है। एंटी नोड पोजीशन कहलाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन को एंटी नोड बोलते हैं। तो गिटार में, सितार में, इस सब में ये सब कहानी होता है। स्टैंडिंग वेव बनता है, दो फिक्स पॉइंट के बीच में ही वेव ऑसिलेट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लूप्स बनाकर। और जोर से ऑसिलेट कराएगा तो इसी के बीच में 2 लूप बन जाएगा, और जोर से ऑसिलेट कराए तो इसी के बीच में 3 लूप बन जाएगा। तो जो भी होगा इसी के बीच में होगा, है ना। तो ये स्टैंडिंग वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैंडिंग। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, स्टैंडिंग वेव। और जैसे इसमें पानी में पत्थर मार दिए थे तो वेव इन ए लिक्विड, लगातार वो सर्किल सर्किल बन के जा रहा था, है कि नहीं। प्रोग्रेसिव, जैसे मुंह से हम बोल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, साउंड वेव एनर्जी लेके जा रहा है, ये सब प्रोग्रेसिव वेव कहलाता है। और भी तरीके से आप वेव को डिफाइन कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन के बेसिस पे, जैसे कान से सुनते हैं तो उसको बोलते हैं साउंड वेव, क्योंकि इसमें सेंसिटिव कौन है? कान। आंख से जो है देखते हैं, लाइट वेव, आंख को सेंसिटिव देता है ये। तो साउंड वेव, लाइट वेव, अलग अलग ऑर्गन इसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये सेंसेशन के बेसिस पे भी एक्सप्लेन करते हैं। नोट कर लिया इसको जल्दी। तो बहुत तरीके से वेव दिखाते हैं, नाम के बेसिस पे भी दिखाते हैं, ऑर्गन के नाम पे, साउंड वेव, लाइट वेव। अब जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा है कि 2 डायरेक्शन में जा रहा है कि 3 डायरेक्शन में जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसमें होगा 1 डायमेंशनल वेव, 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव। सरफेस पे जैसे वाटर में वेव चल रहा था तो वो 2 डायमेंशनल वेव हो गया, सरफेस वेव भी बोलते हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो चारों तरफ स्टूडेंट बैठा रहेगा, अगल बगल इधर उधर, सबके कान में आवाज जाएगा। तो साउंड वेव जो है 3 डायमेंशनल वेव हो गया, लाइट वेव 3 डायमेंशनल वेव हो गया, लाइट वेव 3 डायमेंशनल वेव हो गया। 2 डायमेंशनल वेव में वेव इन ए लिक्विड, वेव इन वाटर जो है 2 डायमेंशनल वेव हो गया। और 1 डायमेंशनल, जैसे रस्सी को पकड़ के हिला दिए तो रस्सी में ही पार्टिकल चल रहा है ऐसे, तो वेव इन ए स्ट्रिंग,
वेव इन ए स्ट्रिंग, है कि नहीं? ये हो गया वन डायमेंशनल वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में जा सकता है, उसके बेसिस पे ये डिफाइन करते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल वेव्स। तो बहुत तरीके से हम लोग वेव का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव को आप देखिए। तो अब जरा देखते हैं वेव का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। वेव का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैथमेटिक्स की तरफ ले चलते हैं, वो बहुत जरूरी है। स्कूल का मास्टर इस मैथमेटिकल पोर्शन जो हम निकालने वाले हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, दो तीन चीज पढ़ा देगा जिससे कि आपका स्कूल का सिलेबस खाली किसी तरह से खत्म कर दिया, काम हो गया। लेकिन बाद में जब एग्जाम आप देने जाएंगे कंपटीशन वगैरह सबका, तो फंस जाइएगा। इसलिए हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि स्कूल भी कवर हो जाए आपका, और आप कंपटीशन कोई भी दीजिएगा दुनिया का ऑन द बेसिस ऑफ 11th एंड 12th, तो वो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम जो है सबसे पहले वेव फॉर्म को आपको बताते हैं। वेव फॉर्म मतलब वेव से पूछे रूप तेरा कैसा, और मेरा रूप अलग है, आपका रूप अलग है, सबका अलग अलग रूप है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का रूप है। फॉर्म मतलब रूप, तरंग का रूप। तो बहुत तरह का वेव फॉर्म होता है, जैसे साइन वेव कहलाता है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म हुआ, साइन के रूप में उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। साइनसॉइडल वेव फॉर्म, वो उसका रूप ऐसा होता है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म कहलाता है। को साइनसॉइडल वेव फॉर्म, कोसाइन वाला फॉर्म, कॉस में थीटा जीरो डालिएगा तो जीरो हो जाए, तो मैक्सिमम से शुरू होगा, घटते हुए फिर मिनिमम ऐसे चले। को साइनसॉइडल वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर के रूप में भी वेव फॉर्म चल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सबका वेव फॉर्म स्क्वायर भी होता है, इस तरह का वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये सब रूप है अलग अलग। अब यही रूप लगातार अपना मेंटेन करके चलते रहे, यहाँ पे फिर थोड़ी देर में आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, फिर आगे, यही रूप बना के चल रहा है, और ये इस रूप में चल रहा है, ये इस रूप में चल रहा है, तो ये रूप है। तो ये वेव नहीं है, वेव का रूप है किसी टाइम में फोटो खींच लिया कोई, ये वेव नहीं है। वेव तो ट्रेवल करता हुआ चीज है। अब उसको किसी समय में मोबाइल से क्लिक कर लिए फोटो, जैसे आप डांस कर रहे हैं और किसी समय इस पोज में है और फोटो खींच लिया, 10 साल के बाद देखे तो आपको याद आएगा कि उस मोमेंट पे खींचा गया था, रूप उसमें ऐसा था, देखो रूप उसमें कैसा था। तो 20 साल के बाद रूप बदल जाता है आदमी का। तो रूप जो है किसी टाइम टी पे खींचते हैं, एट टाइम टी, मतलब टाइम फिक्स हो गया समझिए। किसी टाइम पे मोबाइल कैमरा से आप फोटो ले लिए, ये चल रहा था वेब इस रूप का बना करके, अब आपने किसी टाइम पे फोटो ले लिया, तो ये है फोटो, वेव का फोटो किसी समय टी पे इस तरह का फॉर्म बना के चल रहा था। तो साइनसॉइडल वेव फॉर्म इस तरह का बना के चल रहा था, इस तरह का बना के चल रहा है स्क्वायर वेव फॉर्म। तो इसको यहाँ तक हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे मान लीजिए इस तरह का फॉर्म बना के चल रहा है। एक साइकिल ये हुआ, एक साइकिल खाली आपको दिखाए ऐसे, इसका एक साइकिल दिखाया था ऐसे। फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बना के चल सकता है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बना के इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बहुत सारा ट्रायंगुलर होता है, आप आगे पढ़िएगा तब आपको मिलेगा ये सब। अभी अब इसी उम्र में सब नहीं मिल जाएगा, इसी के लिए तो लोग मेहनत करता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एडमिशन हो, आईआईटी में एडमिशन हो, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, वहां पे आप ये सब वेव फॉर्म पैदा कर सकते हैं। इसलिए लोग मेहनत करता है, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे स्कूल में जाए, तो सारा अरमान पूरा होगा, पूरा साइंस समझिएगा तब जाके। उसके लिए जाना पड़ेगा बड़े संस्थान में। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, और सॉटूथ वेव भी होता है, आरी के दांत के जैसा, सौ मतलब आरी और उसका दांत के जैसा, सॉटूथ वेव फॉर्म। तो अलग अलग टाइप का वेव फॉर्म अपना बना के चल रहा है। इस तरह का वेव बना के चल रहा है, इसको बोलेंगे सॉटूथ वेव फॉर्म, आरी के दांत जैसा हो गया। ये वेव का रूप है किसी टाइम टी पे।
है ना, दिस इज नॉट वेव। अब यही रूप बना के जब चलने लगेगा तो कहलाएगा वेव। ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का रूप ऐसा है। अब ये ट्रेवल करने लगा, दैट इज वेव। तो रूप को ट्रेवल कराना है, तो हर रूप का अपना अपना इक्वेशन होता है। इस रूप का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका होता है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये यहाँ पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ऊपर नीचे, तो प्लस माइनस करना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रूप है उस सब का। ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप से शुरू हो रहा है, फिर ये माइनस एम एक्स हुआ, उस दोनों का मिक्सचर है, मिलाना पड़ेगा। तो अलग अलग रूप है, सबका इक्वेशन होता है मैथमेटिकली, तो उसके हिसाब से हम लोग वेव को डिफाइन करेंगे। तो ये फॉर्म आप समझ गए। अब मान लिया कोई फॉर्म इसी तरह का है, सपोज इस तरह का फॉर्म है ना, इस तरह का फॉर्म। अब ये फॉर्म चलने लगे, ये फॉर्म चलने लगे, कभी यहाँ किसी टाइम में यहाँ आ गया, तो ये भी वेव कहलाएगा। ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, अलग अलग इसका इक्वेशन अलग होगा। इस तरह से चलने लगा, लगता है कि पहाड़ चल रहा है, लगता है कि पहाड़ चल रहा है, इस तरह का चलने लगा तो लगता है पहाड़ चल रहा है। कोई वेव का फॉर्म ऐसा हो सकता है एक्सपोनेंशियल, इस तरह का फॉर्म हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, अभी दिखाते हैं। तो सबका इक्वेशन होता है, जैसे हम लोग ए साइन ओमेगा टी या ए साइन के एक्स बोलते हैं इसको, टी के रूप में भी ले सकते हैं, एक्स के रूप में ले सकते हैं वेव का फॉर्म, और टी के रूप में लेते हैं। ये वेव का इक्वेशन नहीं है, ये वाला आपको पूछेगा तो ये क्या वेव का इक्वेशन है, नहीं, ये वेव फॉर्म है। इसमें है एट फिक्स टाइम, किसी टाइम में आपने फोटो लिया और ये एक फिक्स पोजीशन पे फोटो लिया है, ऐसे आदमी खड़ा कर दिए थे एक पोजीशन पे, तब देखा डिस्टरबेंस टाइम के साथ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा। ये एट फिक्स्ड एक्स, फिक्स्ड पोजीशन एक्स, ये एट फिक्स टाइम टी था, एट फिक्स्ड पोजीशन एक्स। इसमें एक्स बदल रहा है तो वाई कैसे चेंज कर रहा है। अलग अलग जगह आदमी था और 12 बजे बोले सबको कि कितना डिस्प्लेसमेंट है मेजर करो, सबका डाटा तैयार करके फिर जो है फोटो खींच दिया ऐसा आगे। ये क्या बोले, अलग अलग जगह पे आदमी है और उसको बोले नहीं, एक ही जगह पे आदमी है और उसको अलग अलग टाइम पे आप बोले मेजर करते जाओ भाई। वेव चल रहा था तो वो अलग अलग टाइम पे मेजर किया भाई, उसका ग्राफ खींच दिया तो आ गया ऐसा। तो टाइम के रूप में या पोजीशन के रूप में वेव का फॉर्म लिखा होता है। तो किसी भी वेव फॉर्म को हम लोग यूज करके वेव, अब इसी को चलवा देंगे तो ये वेव कहलाए। तो वेव का फॉर्म जो है ये ए साइन ओमेगा टी या ए साइन के एक्स, ये क्या है, ये एक्स का वैल्यू, जैसे मान लिए रस्सी आप हिला रहे थे पकड़ के यहाँ खड़ा आके, तो अलग अलग जगह पे आप अपना आदमी तैनात कर दिए, सबको एक काम दे दिया कि बेटा वाई देखना कितना है, रस्सी जब हिल रहा है तो क्या है, तो किसी समय वेव आपने ऐसा पैदा किया डिस्टर्बेंस कि किसी टाइम पे यहाँ होगा ठीक, तो और उसी टाइम पे ये लगातार आप पैदा कर रहे हैं, तो दो तीन हम जो है इसका सीन बना देते हैं। उसी टाइम में मान लिया लगातार वेव आप पैदा कर रहे थे और चल रहा है, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोटो बनाए ताकि गंदा नहीं हो, यही वेव। तो ये देखा इस पोजीशन पे, ये देखा डिस्टर्बेंस 0 है, और इस पोजीशन पे जो आदमी खड़ा है वो देखा कि डिस्टर्बेंस यहाँ से इस पोजीशन वाला देखा इतना है, ये x1 वाला y1 रीड किया, ये x2 पोजीशन वाला अलग रीड करेगा, ये x2 पोजीशन वाला अलग रीड करेगा, ये रीड किया कि भाई ये पोजीशन जो है इतना है, x2 पोजीशन वाला y2 रीड किया, इसी का ग्राफ खींचा गया ये वाला, तो इस तरह का रूप बना डिस्टर्बेंस कैसा कैसा है। और किसी टाइम टी पे 12 बजे ये सीन था, अलग अलग पोजीशन वाले ने अलग अलग देखा वाई, उसको उसका ग्राफ खींच दिया तो वो रूप आया, तो एक ठीक 12 बजे फोटो खींच लिए। उसी तरह से इसमें क्या है, एक ही जगह आदमी को खड़ा कर दिया यहीं पे, और ये लगातार चले जा रहा है, यहाँ से थोड़ी देर में आगे निकलेगा, फिर दूसरा पल्स आ रहा आएगा, तो अलग अलग T1 टाइम पे ये पढ़ेगा कि y1 है, दूसरे टाइम में पल्स आया तो इस तरह का चला गया यहाँ से, तो वो देखा दूसरे टाइम में ये दूसरा वैल्यू y2 है, तीसरे टाइम में फिर अलग होगा, चौथे टाइम में अलग होगा, तो अलग अलग टाइम में y का डाटा तैयार कर लिया और y और t में ग्राफ खींच दिया, y और t में ग्राफ खींच दिया।
तो y और t में भी ग्राफ इसी तरह का आता है साइन के केस में। तो ये दो तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x या y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो क्या ये वेव का इक्वेशन है? नहीं, ये वेव का रूप बता रहा है। अब मान लिया ऐसा रूप है y इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर या bx स्क्वायर कुछ लिख दिया, ऐसा है। इसका आप ग्राफ खींच के देखिए, x 0 डालिएगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू a हो जाएगा। x का वैल्यू अगर आप डाल दिए वहां पे कुछ भी, मान लीजिए +1 डाल दिए, +1 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ई टू दी पावर -2, तो y का वैल्यू 1/e स्क्वायर आ गया। वो x का वैल्यू -1 डाल दिए तो भी यही वैल्यू आएगा, क्योंकि x का स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो यही आएगा। मतलब ये जो है x का वैल्यू प्लस डालिए चाहे माइनस डालिए, y सेम आ रहा है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये इस दोनों से पता चल जाता है, x का वैल्यू प्लस माइनस डालने से y सेम आए, इसको देख के बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब ये फोटो सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि x का वैल्यू -1 या +1 डाले, ऊंचाई सेम है, तो जिधर x के 0 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन मिल गया। अब x का वैल्यू +∞ डाल दीजिए, +∞ डाल देंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर -∞ y 0 हो जाए, -∞ का मतलब ऐसा हो गया, तो ये a बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। x का वैल्यू -∞ भी डाल दिया तो इसका स्क्वायर है, तो ये भी फिर ऐसा ही आ जाएगा, तो सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। इसका फोटो तब आप खींच सकते हैं, इस तरह का फोटो हो जाए। इसका रूप कैसा है आपको पता चल गया, x का डिफरेंट वैल्यू डाला तो x इन्फिनिटी पे ये y 0 हो जा रहा है, x -∞ पे y 0 हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे a है, इतना सबसे ऊंचा है। इस तरह का इसका ग्राफ होगा, इस तरह का इसका रूप हो जाए। अब यही रूप चलने लगेगा तब वेव कहलाएगा, तो इसका रूप ऐसा हुआ, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, वेव फॉर्म। इस तरह के इक्वेशन का वेव का रूप ऐसा है। किसी टाइम टी पे ये फोटो लिया गया होगा, ये इक्वेशन बना है, इसका रूप ऐसा है, मतलब यही रूप बना के चल रहा है लगातार, तो वो वेव कहलाएगा। अभी ये वेव का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है, v वाला टर्म नहीं है, t वाला टर्म भी नहीं है, इसमें फिक्स टाइम पे है। तो टाइम जब बदल रहा है, टाइम तो रुका नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। इसमें t वाला भी टर्म रहेगा, t वाला टर्म, तब बोलेंगे x और t दोनों टर्म रहेगा, तब बोलेंगे वेव का इक्वेशन है। दिस इज द वेव फॉर्म एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये रूप का वेव है। इस इक्वेशन से हम लोग को पता चल गया। तो किसी भी रूप का वेव हो सकता है। तो वेव फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेव। वेव जो वेव का मतलब होता है जो ट्रेवल करे, एक डिस्टरबेंस जो ट्रेवल करे, इस डिस्टरबेंस का ऐसा रूप है, इस डिस्टरबेंस का ऐसा रूप है। अब वो ट्रेवल करे, पोजीशन और एक्स के साथ बदले, तब वो इक्वेशन होगा। मतलब वेव के इक्वेशन में y हो, x हो और t हो, ये तीनों चीज होना चाहिए, वेव का इक्वेशन कहलाएगा। इसमें x है, t नहीं है, इसमें t है, x नहीं है, तो दैट इज द इक्वेशन, नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म, वेव का रूप है। तो आगे जरा देखते हैं, आपको पढ़ाए थे हम शिफ्टिंग ऑफ कर्व मैथमेटिक्स में, तो शिफ्टिंग ऑफ लाइन और कर्व एक बार फिर से थोड़ा याद दिलाते हैं, वेव के इक्वेशन लिखने में काम देगा। शिफ्टिंग ऑफ लाइन और कर्व, शिफ्टिंग ऑफ लाइन और कर्व, जैसे सिंपल एग्जांपल हम आपको बताएं, ये y इक्वल टू x लाइन है ना, ये रूप है, एक लाइन है y इक्वल टू x1 डालिएगा तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, ये y इक्वल टू x लाइन है। अब अगर मान लीजिए ये डंडा है और ये चलने लगे, इधर कुछ वेलोसिटी इसका है, मान लीजिए इधर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इधर की तरफ, तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ये 2 मीटर इधर चलाएगा, तो 1 सेकंड के बाद ये क्या होगा, v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट प्लस 2 मीटर, इधर की तरफ 2 मीटर डिस्प्लेस कीजिएगा, इधर की तरफ अगर ये 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, v इंटू टी को 2 मीटर बोले, 2 मीटर बोले, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू x -2, पढ़ाए थे आपको, ये x -2 का आप ग्राफ खींच के देखिए, यही लाइन आएगा। तो प्लस x एक्सिस की चलते तरफ चलता है,
तो ये 2 क्या था, v और t का प्रोडक्ट था, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वी टी हो गया ये वाला। तो t का प्रोडक्ट है, v है 2, t है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया। इस पोजीशन पे इसका इक्वेशन ऐसा हो गया। तो जब माइनस रहे वेलोसिटी के बगल में, तो समझिए प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। माइनस रहे वेलोसिटी के बगल में, ये टाइम के बगल में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये v है, मतलब प्लस एक्स। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस हो एक्स के साथ, तब बोलेंगे कि ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये 2 मीटर उधर चला गया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से वेव उस डायरेक्शन में, वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में है, तब इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा तब? y इक्वल टू 2 मीटर इधर चला गया, माइनस 2 मीटर बोले, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बोलते हैं आप, मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाता है तो प्लस 2 लिखते हैं, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ गया तो माइनस 2 लिखे। तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ कोई वेव मूव कर रहा है, कोई मान इस तरह का वेव है, कोई तरह का ये वेव फॉर्म है, और ये मूव कर रहा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। एक कछुआ है मान लीजिए, एक कछुआ इधर चल रहा है, इस कछुए का रूप है मान लीजिए ऐसा, इस कछुए का रूप ऐसा है, तो इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। y और x में रिश्ता है किसी टाइम t पे। अब ये कछुआ थोड़ी देर के बाद चल करके ऐसे आ गया, तो इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट था अब यहाँ पे आ गया, ये मान लिया 3 मीटर शिफ्ट कर गया इधर, तो इसका इक्वेशन क्या बोलेंगे हम लोग? y इज ए फंक्शन ऑफ x माइनस 3, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बोलेंगे? x के में माइनस 3 लिख देंगे। अब ये इधर की तरफ चल रहा था, तब वेलोसिटी इधर की तरफ, इसका कछुआ का यहाँ था 0 टाइम पे, और कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, तो अगर इसका वेव का रूप इस टाइम में ऐसा है, तो ये वाले का इक्वेशन ऐसा हो जाए, इस तरह का इक्वेशन है x माइनस 3। तो 3 डिस्टेंस हुआ, ये मान लिया वेलोसिटी 3 होता है, और 1 सेकंड में कितना दूर गया? 3 मीटर चला जाएगा, तो f x माइनस बी टी हो जाएगा। तो इक्वेशन किसी का भी, लाइन हो कर्व हो, ये लाइन दिखाए ये कर्व दिखाए, अगर प्लस एक्सेस की तरफ जाएगा तो माइनस लिखिए, माइनस एक्सेस की तरफ जाएगा तो प्लस लिखिए एक्स के साथ। समझ में आया ये बात? अब इक्वेशन ऑफ वेव हम लोग निकालने वाले हैं, इसी को ध्यान में रखें। तो किसी भी चीज को आप, कर्व को चाहे लाइन को शिफ्ट करिएगा प्लस एक्स एक्सिस की तरफ एक्स माइनस वी टी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ एक्स प्लस वी टी, एक्स प्लस वी, एक्स माइनस वी टी, एक्स प्लस वी टी। ये इक्वेशन लिखने के लिए सिखाया है, जस्ट याद दिलवाया आपको, शिफ्टिंग करने से इक्वेशन कैसे चेंज होता है। ये बात समझ में आया जी? यस और नो जल्दी बोलेगा। यस। तो अब देखो इक्वेशन ऑफ वेव निकालने वाले हैं, तो इक्वेशन ऑफ वेव निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से समझाएंगे, अभी टाइम खत्म हो गया है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्कूल के एग्जाम में पूछता, और इसी से वेव तुम समझ पाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसलिए एक दिन टाइम दे रहे हैं, जो जो एब्सेंट है सबको इन्फॉर्म कर देना, पढ़ लेगा नहीं तो लाइफ खराब हो जाएगा, तो बात फिर कोई समझा नहीं पाएगा वेव तुमको। अभी पढ़ाएंगे डिटेल में, तरीके से पढ़ा रहे हैं वेव, तो सीख लेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा तुमको सीखने। इसको निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक? इसको नोट कर लेगा। तो कल का क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं करेगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। रहने देते हैं।